तो बच्चों स्टार्ट करें अपन। जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? वैसे तो अपन ने सारा कंप्लीट कर ही रखा है, लेकिन ये जो है वो क्लास आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट फॉर्म में आपको दी गई है, ताकि आपका रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो। उसके बाद में अपन इसके एमसीक्यू क्लासेज है वो भी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू पीपीटी तैयार हो गई है, तो आप उसको भी अपन देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सिंपल सा टॉपिक है, और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है बेटा, और पिछली बार भी आया था, ठीक है। हर बार ही आते हैं। कौन सा चैप्टर है? इजी चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, और सबका फेवरेट चैप्टर होता है। इसमें फिक्स है क्वेश्चन का तरीका जो है वो यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है, या फिर कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, या आपको कोई भी रिएक्शन देगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेडॉक्स का महत्व, जैसे अपने डेली लाइफ के अंदर आपने देखा होगा, या आपको एक स्लाइड में एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है ना, जिसमें चेन पे क्या हो रखी है, एक रस्टिंग हो रही है, ठीक है ना, यानी कि जो आयरन चेन है उस पे रस्टिंग यानी कि जंग लग रखा है। अब ये जंग लगना भी एक प्रकार से क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया ही है, ठीक है। उसी प्रकार से इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी अभिक्रिया हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले जैसे कोशिकीय श्वसन, ठीक है ना, कोशिकीय श्वसन जो होता है, रेस्पायरेशन, वो भी क्या है, एक प्रकार से आपका रेडॉक्स है, ठीक है ना। हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। उसके अलावा रेडॉक्स का ही महत्व है एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण, धातु का क्षरण यानी कि कोरोजन, रस्टिंग जो होती है वो एक प्रकार से रेडॉक्स के ही क्या है, आपके पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक तकनीक में रेडॉक्स की भूमिका, कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में अगर अपन देखें तो जैसे ऊर्जा के भंडारण में, जैसे आपका स्मार्टफोन है उसके लिथियम आयन बैटरी है, इलेक्ट्रिक वाहनों में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के माध्यम से ही क्या होती है, वैद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है ना। कंबंशन जो प्रक्रिया है उसमें भी हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, और एक तीव्र रेडॉक्स अभिक्रिया है जो ऊर्जा प्रदान करती है। और फिर है मेटलर्जी, धातुक्रम, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया से ही उसमें अपन को धातु का निष्कर्षण करते हैं अपन, ठीक है ना। मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें भी रेडॉक्स की भूमिका रहती है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट देखें बेटा, तो ऑक्सीकरण, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि जैसे जो रेडॉक्स है, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया है, इस रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर ये दो पार्ट संपन्न होते हैं, कौन कौन सा, एक तो बेटा ऑक्सीडेशन और एक आपका रिडक्शन, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर किसी भी कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अगर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी संपन्न हो रहा है और अपचयन भी संपन्न हो रहा है, तो उस रिएक्शन को अपन क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया के दो पार्ट हो गए, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो इनकी कुछ अवधारणाएं दी गई थी। जो सबसे पहले अवधारणा दी गई थी वो, उसको अपन बोलते हैं शास्त्रीय अवधारणा, या फिर पुरानी अवधारणा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा, अब इस पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है, प्राचीन रसायन विज्ञान के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो सिंपल से ऑक्सीजन का योग होना और हाइड्रोजन का निष्कासन होना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, एक प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सिंपल से जैसे मैग्नीशियम है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण हो गया। और ऐसे ही अगर H2S है उसमें से H अगर निकल गया एक प्रकार से, ठीक है ना, या वैद्युत ऋणी तत्व है वो निकल गया, तो एक प्रकार से वो कौन सी रिएक्शन हो गई, आपकी ऑक्सीकरण हो गई। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर तीसरा अपन ये बोल सकते हैं कि जो वैद्युत ऋणी तत्व है, वैद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार से क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि वैद्युत धनी तत्व जो होता है, वैद्युत धनी तत्व उसका निष्कासन,
ठीक है ना। निष्कासन जो होता है वो भी एक प्रकार से क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि किस किस से ऑक्सीकरण अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, वैद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, वैद्युत धनात्मक तत्वों का निष्कासन, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ऑक्सीकरण की पुरानी अवधारणा में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन बात करें अब चेन के लिए पुरानी अवधारणा कौन सी है, तो उसका जस्ट रिवर्स आपको बताना है कि इसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, जैसे पहला है हाइड्रोजन का योग और सेकंड है ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरा अपन इसको ये भी बोल सकते हैं क्या कि जो वैद्युत धनी तत्व जो होता है, वैद्युत धनी तत्व का जुड़ना, ठीक है ना। और फोर्थ अपन ये बोल सकते हैं क्या, वैद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। ठीक है ना, इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये अपचयन की पौराणिक अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा का मीन यह है कि इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। सिंपल सा आपको यह ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिकरण। इलेक्ट्रॉन का दान करना यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इसको अपन बोल सकते हैं वी इलेक्ट्रॉनिकरण। ठीक है ना, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकरण। इलेक्ट्रॉनिकरण और वी इलेक्ट्रॉनिकरण का मीन क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब तो हो जाएगा एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिकरण, और इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी कि दान करना, निष्कासन होना, वो क्या हो जाएगा, वी इलेक्ट्रॉनिकरण। तो सिंपल से ऑक्सीडेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होती है और ये इलेक्ट्रॉनिकरण प्रोसेस होती है। ठीक है ना, जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया तो ये किस में चेंज हो गया, Na+ में। ऐसे Cl जो प्लस है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या फॉर्म हो गया, C-। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। फिर है अब इन दोनों को अपन एक साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी आप देख लो कि जैसे जिंक और कॉपर का प्रयोग है, तो जिंक और कॉपर आयन जो है वो अगर एक साथ अपन सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर के सॉल्यूशन में जिंक को डाल दिया तो वो जिंक +2 और Cu में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब जिंक रोड को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। याद रखना, कॉपर का जो कॉपर सल्फेट होता है उसका रंग कौन सा होता है, नीला होता है। अब निष्कर्ष क्या है इसका कि क्यों हो जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए ये कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, और जिंक का ऑक्सीकरण Cu+2 को अपचयन होता है। जैसे ये आपने जिंक है, ये कॉपर है, जिंक जो है उसको अगर अपन ने कॉपर विलयन में डाल दिया यानी कि कॉपर सल्फेट में, इस तरीके से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें अगर अपन डालेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है ना, यानी कि जो कॉपर जो होता है वो +2 में है, ये 0 में है, ये +2 में है, ये 0 में, यानी कि +2 से ये किस में जा रहा है, 0 में, ये 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो इसका मीन ये हुआ कि जिंक है वो अधिक क्रियाशील है, जिससे कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया, और किसका फॉर्मेशन किया इसने, कॉपर का। तो नीला रंग जो है वो कॉपर सल्फेट का होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें ऑक्सीकरण संख्या, अगला जो रूल है वो ऑक्सीकरण संख्या से है। तो याद रखना क्या होता है कि ऑक्सीकरण अवधारणा का मीन क्या है, जैसे आपने 3 इसमें पढ़ लिया, आपने पहला क्या पढ़ा, पौराणिक या शास्त्रीय अवधारणा, दूसरा आपने क्या पढ़ा बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, और तीसरा क्या होता है, ऑक्सीकरण अवधारणा। ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवधारणा क्या कहता है, याद रखना, एक अपने पास ऑक्सीडेशन है और दूसरा अपने पास रिडक्शन है। ये क्या कहते हैं कि जब ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीकरण अंक में अगर कमी हो जाए, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाए, कमी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो सिंपल सा अपन कह सकते हैं कि जैसे
अगर इस तरीके से अगर अपन बात करें, अगर अपन यहां पे लिखें 0 +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से इन्फिनाइट, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट। तो सिंपल सा अपन ये कह सकते हैं बेटा कि जैसे अगर ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है या फिर प्लस से ये माइनस की ओर आ रहा है, तो ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ठीक है। और अगर ये प्लस से माइनस की ओर आ रहा है तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी बेटा, कमी होगी। और कमी होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बढ़ना या घटना, यानी कि कमी होना तो अपचयन हो जाएगा, और बढ़ना क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीकरण जो पढ़ा आपने, ऑक्सीकरण संख्या, उसके बारे में अपन को पढ़ना है अब कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम है। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। नियम क्या है, पहला कि कोई भी तत्व होता है अगर वो मुक्त अवस्था में है, जैसे आवर्त सारणी में आप कोई भी ऐसा तत्व देखते हो जो मुक्त अवस्था में है, तो कोई तत्व जब अकेला हो या अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करें, अगर आपको बोल दे कि हाइड्रोजन का कितना होगा तो आपको क्या बोलना है, 0। ऐसे ही अगर आपको बोल दे सोडियम है या पोटेशियम है, रुबीडियम है, अगर आपको अकेला सिंगल एलिमेंट अगर मिल जाए, मुक्त अवस्था में मिल जाए, तो सभी का क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है। सेकंड, आपको क्या याद रखना है कि जो एक परमाणु का आयन है, जैसे मान लो Na है और उस पे एक प्लस है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +1। ऐसे ही अगर Cl माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण अंक -1 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको लिखा हुआ है NH4+, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो एक परमाणु का आयन जो होता है तो उसमें अपन कह सकते हैं कि उसका +1 होता है। ठीक है ना। ये एक परमाणु नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी आयन है, उस आयन का जितना भी चार्ज है वही उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करें Al+3, तो ये एक परमाणु का है, इस पे जितना आयन है वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड, थर्ड अपन बात करें क्षार और क्षारीय धातु। आपको पता है कि क्षार धातु किसको कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं। क्षार मृदा धातु किसको कहते हैं, क्षार मृदा धातु किसको कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को। तो जो फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए +1 हो जाएगी, सेकेंड वाले ग्रुप के लिए क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी आवर्त सारणी में केवल फ्लोरीन ही सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसकी नंबर कितना होता है, 4 होता है। इसके सभी यौगिकों में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो सिंपल सा है, सभी मुक्त अवस्था में जितने भी तत्व होंगे सबका 0 होगा। एक परमाणु का आयन, यानी कि जितने भी परमाणु पर जो भी आयन है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। क्षार और क्षार मृदा धातु की अगर अपन बात करें तो क्षारीय धातु +1 में है और क्षार मृदा धातु +2 में है। और फ्लोरीन केवल और केवल एक ही ऑक्सीकरण स्टेट शो करेगा, वो कौन सी करेगा, -1। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, और अगर मैं वर्ग की बात करूं तो जैसे पहला वर्ग, फिर सेकेंड, फिर थर्ड या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 याद रख लेना। इसकी अगर अपन बात करें तो इस फर्स्ट ग्रुप में जो भी आएंगे उसकी सबकी क्या हो जाएगी, +1 होगी। सेकेंड में +2 हो जाएगी, 13 में +3 हो जाएगी, 14 में +4 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बेटा, और ये -1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको कैलकुलेट करते टाइम ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। मैंने कहा कि अगर ये मुक्त अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में अगर रहेगा तब तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, 0। लेकिन याद रखना, अधातुओं के साथ ये क्या शो करता है, +1। अब धातु हाइड्राइड जो होती है, हाइड्राइड के रूप में अगर आ गया तो ये क्या होगा, -1 होगा। जैसे Na और NaH और CH2, तो अपन बात कर सकते हैं कि हाइड्राइड फॉर्म में अगर होगा तब तो ये -1 में होगा,
अधातुओं के साथ होगा तब ये +1 में होगा, मुक्त अवस्था में होगा तब ये 0 में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन अधिकांशतः यौगिकों में ये क्या होता है, -2 होता है, क्योंकि ये अधिकांश यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऑक्साइड। क्या होते हैं, ऑक्साइड। और ऑक्साइड के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ये -2 होता है। फिर आता है प्रोक्साइड। प्रोक्साइड जैसे H2O2, H2O2, ठीक है ना, H2O2 अगर अपन बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, -1 होता है। सुपरऑक्साइड का बात करें तो KO2 होता है जिसमें ऑक्सीजन का -½ हो जाएगा। फ्लोरीन के साथ अगर रहेगा तो ये ऑक्सीजन का क्या रहता है, +2 रहता है। याद रख लेना OF2 के अंदर ऑक्सीजन का कितना होता है, +2 रहता है। ऑक्साइड में क्या रहेगा, -2 रहेगा। प्रोक्साइड में क्या रहेगा, -1। सुपरऑक्साइड में क्या रहेगा, -½ और फ्लोरीन के साथ क्या रहेगा बेटा, ये +2 रहेगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विशेष आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें ऑक्सीकरण की गणना कैसे करते हैं, तो गणना करना आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। जैसे लिखा हो KMnO4, ठीक है ना, सबसे पहले इस KMnO4 के अंदर उस तत्व को कैलकुलेट करना है, उस तत्व को आइडेंटिफाई करना है। तो सेंट्रल एटम हो, सेंट्रल एटम का मतलब जो सबसे ज्यादा बंध बनाए, उसकी वैद्युत ऋणता का मान कम हो, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो जैसे इसमें मैग्नीज है और जो सेंट्रल एटम होगा बेटा, उस सेंट्रल एटम को आपको क्या मान लेना है, उसी के कैलकुलेट करना है और उसको X मान लेना है। और बाकी का आपको ध्यान रखना है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम आपको पता है कौन से ग्रुप का है, पहले का, तो +1 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन है वो कौन से ग्रुप का है, 16 का, तो मतलब -2 हो जाएगा। और ये 4 इक्वल क्या रखोगे, 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 1 + x +- और ये 8 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, +7। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी देख सकते हो, जैसे अगर अपन बात करें H2SO4 है, H2SO5 है, इसके अलावा H2S2O7 है, इसके अलावा H2S2O8 है, ठीक है ना, इसके अलावा C3O2 है। तो ये जो है इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका कितना याद रखना है आपको, +6 याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, H2SO5 को, ये H2SO5 है, ठीक है, H2SO5। H2SO5 को बोलते हैं बेटा केरो अम्ल। क्या कहा जाता है इसको, केरो अम्ल कहा जाता है। इसमें कितनी रखनी है आपको, +6। इसके अलावा H2S2O7 है, इसको बोलते हैं बेटा ओलियम। क्या कहा जाता है इसको, ओलियम, ठीक है ना। इसका कितना रखना है आपको, +6 ही इसका रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसको अपन बोलते हैं मार्शल अम्ल। क्या कहा जाता है इसको बेटा, मार्शल अम्ल। और ये मार्शल अम्ल जो है उसका आपको याद रखना है +6 होता है, ठीक है। C3O8O2 है, उसकी अगर अपन बात करें इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है संरचना से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये A और B के बीच में बॉन्ड है, A और डबल बॉन्ड B है, A ट्रिपल बॉन्ड B है, और A और उपसहसंयोजक बंध बना लिया मान लो B के साथ। अब अगर आपसे ये पूछे कि इसमें इसका किस तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो याद रखना जिसकी वैद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसको तो माइनस में लिखते हैं और एक को किस में लिखते हैं, प्लस में। अब ये 2 हैं तो एक इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इसके लिए भी इधर -1 इधर +1। 3 है तो 3 बार लिखेंगे अपन, ये -1 +1 -1 +1 और -1 +1। इस तरीके से अगर हो डेटिव बॉन्ड हो तो यहां पे हो जाएगा -2 और यहां पे हो जाएगा +2। तो अगर अपन बात करें जैसे HCHO की, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपके जेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इसकी फॉर्म संरचना देखें तो इस तरीके से होती है। अब अगर अपन कैलकुलेट करें कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो याद रखना हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी वैद्युत ऋणता ज्यादा होती है, कार्बन की। और कार्बन की है तो इस पे क्या हो जाएगा, +1, ये -1, इधर +1 इधर -1। अब कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो ये -1 ये +1, ये -1 और ये +1। तो आप इसमें देख सकते हो 2 ही प्लस के हैं और 2 ही माइनस के हैं, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट करेगा और ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर अपन देखें और भी, जैसे HC डबल बॉन्ड O OH की अगर अपन बात करें तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें जैसे कि ये कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया,
ये -1 है, ये +1 है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये -1 +1 -1 +1। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तो प्लस के हैं और 1 माइनस का है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें, प्लस के 2। तो याद रखना फॉर्मिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी है उसमें फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में आपको कार्बन का कितना रहेगा, +2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, संरचना से आप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे ये रूल आपको ध्यान में रखना है। जिसकी वैद्युत ऋणता En ज्यादा होती है उस पे माइनस आता है, जिसकी En अगर कम होती है उस पे प्लस आता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में आता है रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। सिंपल सा बेटा, दो तत्व मिलकर अगर एक यौगिक बनाते हैं, जैसे A + B है और उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, AB। याद रखना इसमें जो भी तत्व अवस्था में होना चाहिए, ठीक है ना, ये तत्व अवस्था में होना चाहिए। कोई भी जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है अभिकारक वो हमेशा तत्व अवस्था में होना चाहिए। अपघटन का मतलब कि एक बड़ा अणु है जैसे AB है और वो चेंज हो गया किसमें, A + B में, तो अपघटन हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन का मतलब जो अधिक सक्रिय तत्व है वो कम सक्रिय को क्या कर देगा, हटा देगा। अभी आपको बताया जैसे जिंक है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये किस में चेंज हो गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में। तो जिंक है वो ज्यादा क्या है, क्रियाशील है, और कॉपर है वो कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। वो भी अभिक्रिया कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया। फिर आता है असमानुपातन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, यानी कि एक ही तत्व दो रंग दर्शाए। सिंपल से एक तत्व अगर दो कार्य करेगा, मतलब जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है उसी तत्व का अगर क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, तो उसको बोलते हैं असमानुपातन। कैसे, अगर मान लो अपने पास H2O2 है, वो चेंज हो रहा है H2O + O2 में, तो अगर अपन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर अपन बात करें तो जैसे H2O2 क्या है, प्रोक्साइड है, और यहां पे -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्साइड में है तो ये -2 हो जाएगा। ये तत्व अवस्था में है तो ये 0 हो जाएगा, अणु अवस्था में है। ठीक है ना, तो अब ये -1 से किस में जा रहा है, -2 में, -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो -1 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, एक प्रकार से घट रही है या बढ़ रही है। ये -1 से 0 में जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो सिंपल से -1 से -2 में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जिसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी होती है तो वो क्या होता है बेटा, अपचयन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो सिंपल से है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन केवल एक ही तत्व का हो, जैसे कि ऑक्सीजन का ही अपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो आप कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसमें आपको रेडॉक्स समीकरण संतुलन की प्रक्रिया होती है, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होती है बेटा आयन विधि, ठीक है ना, और एक होती है आपकी ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि, ठीक है ना, ऑक्सीकरण विधि। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सभी तत्वों के ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, फिर उसमें किसमें वृद्धि हो रही है किसमें कमी हुई है उसको पहचानते हैं, फिर कमी और वृद्धि के बराबर उसको वज्र गुणा करते हैं, त्रिज्या गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक प्रकार से, और फिर अंत में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, H2O, ठीक है ना, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, H+। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले कोई भी रिएक्शन है उसको आपको उनके ऊपर सभी को ऑक्सीकरण संख्या लिख लो, उसके बाद में उसको किस में कमी हो रही है किस में वृद्धि हो रही है उसको लिख लो, फिर उस कमी और वृद्धि के को बराबर करने के लिए किसी भी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ आपको क्या करना है, उसमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है, और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O ऐड करें, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या ऐड करना है, H+। फिर आता है रेडॉक्स अनुमापन और सूचक। सूचक क्या होता है, किसी अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की शक्ति ज्ञात करने के लिए मानक ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है, और उसके लिए सहसूचक और विशिष्ट सूचक, सेल्फ इंडिकेटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहसूचक का मतलब कौन सा होता है, स्वयं अंतिम बिंदु पर गहरा बैंगनी से हल्का गुलाबी रंग देता है, यानी कि स्वयं ही बता देता है कि एंड पॉइंट आया या नहीं आया। उसका एग्जाम्पल कौन सा है, KMNO4।
विशेष सूचक में मतलब स्टार्च का उपयोग आयोडीन के साथ नीला रंग प्रदान करने हेतु किया जाता है। अंतिम बिंदु का मतलब क्या होता है, वह क्षण जहां ऑक्सीकारक और अपचायक के तुल्यांक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया एंड पे हो जाए, अभिक्रिया एंडिंग पे हो, तब उसका जो पॉइंट होता है वो होता है एंड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अनुमापन भी। फिर गैल्वेनिक सेल और रासायनिक ऊर्जा, ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन एक पार्ट दे रखा था, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर दो बीकर होते हैं, उनको एक साल्ट ब्रिज से ज्वाइंट कर लेते हैं। उस साल्ट ब्रिज में क्या होता है, NaNO3 होता है, KNO3 होता है, KCl भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, और फिर एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपको लोन से याद रख लेना है, लेफ्ट साइड होता है, यानी कि ये एनोड के लिए है, और लेफ्ट साइड O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। ठीक है ना। लवण सेतु का मतलब कि दोनों बीकर को जिस यू शेप की, जो उल्टे यू शेप की ग्लास की जो ट्यूब होती है, उसमें दुर्बल लवण भरे होते हैं, उसी को अपन नाम क्या देते हैं, लवण सेतु कहते हैं, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे चैप्टर के अंदर जो जो पॉइंट है वो आपको बताए, इसको अच्छे से वापस रिवाइज करना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी अपने मेटलर्जी की या केमिकल इक्विलिब्रियम की रहेगी। ओके, थैंक यू।